नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाठ 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें में आज हम प्रबंध की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें अपवाद द्वारा प्रबंध व व्यूह रचनात्मक प्रबंध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो बतलाती है कि उन समस्त कार्यों तथा मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाना चाहिए जो कि नियमित रूप से निर्धारित परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधकों द्वारा ही कर दिए जाने चाहिए। उच्चाधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों एवं मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र यह है कि यह प्रणाली अनावश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। लेस्टर और बीटेल के अनुसार पहचान व संचार की वह प्रणाली है जो प्रबंधक को उस समय संकेत देती है जबकि उसका ध्यानाकर्षण जरूरी होता है। इसके विपरीत यह प्रणाली उस समय तक शांत रहती है जब तक कि प्रबंधक का ध्यानाकर्षण जरूरी नहीं हो। रेमंड मैकलियोड के अनुसार अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं कि वे सभी मामलों पर उचित ध्यान देना अव्यावहारिक या कठिन पाते हैं। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे तथा अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही केंद्रित करें। प्रबंध विद्वान स्टार के अनुसार जब कार्यक्रम सही चल रहा होता है तो वहाँ प्रबंधक कार्य नहीं करता है। जब अपवाद उत्पन्न होता है तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस कार्य या प्रक्रिया को अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है जो कि उन्हें उनकी सृजनात्मक योग्यताओं की प्रयुक्ति की अनुमति देते हैं। इस प्रकार यह केवल नियंत्रण की तकनीक ही नहीं है अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है। अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व। संक्षेप में इस प्रणाली के महत्व को उससे प्राप्त होने वाले निम्नलिखित लाभों के संदर्भ में भली प्रकार से समझा जा सकता है। प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। दूसरा, अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। तीसरा, जटिल समस्याएं एवं मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। पांचवा, निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है। छठा, उपलब्ध समंक, इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव होता है। सातवां, अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्याय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। आठवां, संकटों एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है। अवसरों एवं कठिनाइयों के प्रति प्रबंध को सावधान किया जा सकता है। नौवां, परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मापदंड होते हैं। 10वां, अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है। 11वां, व्यवसाय क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी
तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार का प्रोत्साहन करती है। अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं। अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व के साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जो कि पहली, यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। दूसरी, यह प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित रहती है। तीसरी, यह व्यापक अवलोकन एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती है, जो कि संभव नहीं है। चौथा, यह कागजी कार्यवाही को बढ़ाती है। पांचवी, यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती है। छठी, यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है मानकर चलती है। इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। सातवीं, यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक व बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना व्यूह रचना है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार व्यूह रचना एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें संगठन वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने मुख्य संसाधनों एवं प्रयत्नों का उपयोग करता है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर इसकी परिभाषाएं दी है, जिनमें स्टोनर एवं फ्रीमैन के अनुसार व्यूह रचना प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संगठन को व्यूह रचना, नियोजन एवं उन योजनाओं पर कार्यवाही करने हेतु बाध्य करती है। जाट एवं गुलिक के अनुसार व्यूह रचना प्रबंध निर्णय एवं कार्यवाही का एक प्रवाह है जो निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यूह रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का वह पथ है जिसके अंतर्गत व्यूह रचनाकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं व्यूह रचनात्मक निर्णय लेता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यूह रचनात्मक प्रबंध का अर्थ संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, व्यूह रचना का निर्माण, उसके लागू करने एवं क्रियान्वित करने की प्रबंधकीय प्रक्रिया से है और समय अंतराल से उनसे संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को उठाया जाता है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं। व्यूह रचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया। व्यूह रचनात्मक प्रबंध औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, व्यूह रचना का निर्माण, क्रियान्वयन, अनुवर्तन एवं उसके क्रियान्वयन से संबंध सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। दूसरी, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को इस रूप में प्रकट करता है कि वे कुछ निश्चित व्यूह रचनाओं को अपनाएंगे और ऐसे संसाधन उपलब्ध करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तीसरी, व्यवस्थित प्रक्रिया। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तर्क संगत एवं क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाता है, जैसे वातावरण का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यूह रचना का निर्माण करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन आदि। चौथा, उच्च स्तरीय प्रबंध।
व्यूह रचनात्मक प्रबंध का कार्य संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही किया ही जाता है। इसके लिए वे समग्र संगठन के उद्देश्यों एवं व्यूह रचनाओं का विकास करते हैं, परिचालन प्रबंध करते हैं एवं प्रशासनिक प्रबंध का विकास करते हैं। पांचवा, साध्य एवं साधन। व्यूह रचनात्मक प्रबंध का संबंध साध्य एवं साधन दोनों से है। इसका कारण यह है कि यह एक संगठन का उसके लक्ष्य की उपलब्धि के साधन के रूप में उसके वातावरण के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करने पर बल देता है। छठा, निर्देशात्मक नियोजन। चूँकि व्यूह रचनात्मक प्रबंध दीर्घकालीन ध्येय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इसलिए यह संगठन के प्रयास को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करने वाला निर्देशात्मक नियोजन है। अतः इसमें संगठन के मार्गदर्शन हेतु नीतियों का निर्माण किया जाता है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की स्थापना की जाती है और व्यूह रचना का निर्धारण किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सातवां, गतिशील प्रक्रिया। व्यूह रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में बदली परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्यों, नीतियों, निर्णयों एवं मूल्यांकन में परिवर्तन किया जाता है। यही नहीं, इसकी आवश्यकता संगठन के साथ विभिन्न हित समूहों तथा संगठनों के हित के कारण भी होती है। आठवां, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया। व्यूह रचनात्मक प्रबंध भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत भावी घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों एवं खतरों आदि का अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार व्यूह रचनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है। इस संबंध में पियर्स एवं रॉबिन्सन ने कहा है कि यह प्रबंधकों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतरक्रिया हेतु अपनाई गई वृहत भविष्योन्मुखी योजना है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध का महत्व। वर्तमान युग में बाजार की गलाघोंट प्रतिस्पर्धा एवं वैश्वीकरण वातावरण में एक कंपनी को अन्य कंपनी को हराकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए व्यूह रचनात्मक प्रबंध को अपनाने पर बल दिया है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध के महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, व्यवसाय का कुशल संचालन। इसके द्वारा किसी भी व्यवसाय का कुशल संचालन संभव है। दूसरा, उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा। इसके माध्यम से कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों में समझने में सहायता होती है और वे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, वातावरणीय चुनौतियों का सामना एवं अवसरों का लाभ। इससे प्रबंधक वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने एवं अवसरों का लाभ उठाने के योग्य हो जाते हैं। चौथा, सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायक। इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता मिलती है। पांचवा, संगठन की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि। इसके द्वारा संगठन की योग्यता और संगठन क्षमता में वृद्धि होती है और इससे विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह के मध्य क्रियाओं में अंतराल एवं दोहराव को भी कम किया जा सकता है। छठा, कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। व्यूह रचनात्मक प्रबंध द्वारा व्यूह रचनात्मक नियोजन में निहित आवश्यक कदमों में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का स्पष्टीकरण होता है। निहित उत्पादकता पुरस्कार संबंधों की कर्मचारी द्वारा प्रशंसा की जाती है। इन सब के परिणाम स्वरूप कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार होता है।
सातवां, परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी। व्यूहरचनात्मक प्रबंध परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी लाता है क्योंकि वह कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान कर उनकी भ्रांतियों, अफवाहों, मिथ्या धारणाओं को दूर करता है, उनसे विचार विमर्श करता है, आर्थिक प्रेरणा देता है, उचित परिवर्तन के लाभ बताता है और प्रतिस्पर्धी भावना का विकास कर परिवर्तनों को आसानी से लागू भी कर लेता है। आज हमारा ये तीसरा पाठ कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपने इस पाठ के सभी नोट्स बना लिए होंगे। धन्यवाद।